Laptop is very slow. That's what's the problem. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, है ना? क्या क्या हम लोगों ने से स्टडी कर लिया था? जो लाइट मेथड कर लिया था हम लोगों ने। Yes, ma'am. ओके, वन मोर फाइल हैव टू ओपन। ये आयन एक्सचेंज रेजिंग मेथड भी हो गया था हम लोगों का, है ना? बॉयलर फीड वाटर हो गया था। इसमें हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि फ्लैज एंड स्केल्स बनते हैं। इसका कुछ आप लोगों ने इसको रीड किया कि क्या होता है? आप लोग तो पूछ रहे थे कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, तो वो मैंने बता दिया था आपको, है ना? उसके बाद इसमें फ्लैज और स्केल्स की बात थी। तो क्या होते हैं फ्लैज और क्या होते हैं स्केल्स, इसको कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने। स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, सब दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, तो व्हाट इज फ्लैज एंड व्हाट इज स्केल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्लैज एंड स्केल? फ्लैज क्या होता है मैंने आपको बताया था। स्केल्स क्या है? एडहेरिंग, सॉरी, हाँ, स्केल्स क्या होते हैं? एडहेयर हो जाते हैं और जो वॉल्स में, जो आपके बॉयलर में जो वॉल्स में चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और स्लज क्या होता है? वो लूजली बाउंड होता है, ऊपर फ्लोट करता रहता है वाटर के ऊपर, है ना? तो ये बनता क्यों है? स्लज क्यों बनता है, स्केल क्यों बनता है? इन अ बॉयलर वाटर इज कंटिन्यूसली इवेपोरेटेड टू फॉर्म स्टीम। बॉयलर में क्या होता है? कंटिन्यूसली हम इवेपोरेट कर रहे हैं, स्टीम जनरेट हो रही है ना? उससे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ जाता है? डिजोल्व सॉल्ट्स का। जब आप वाटर में जो सॉल्ट डिजोल्व है कंटिन्यूसली, फिर बॉइलिंग द वाटर, तो एक समय पर क्या हो जाएगा कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको पता है ना कि कोई चीज क्यों डिसॉल्व होती है किसी वाटर में, किसी सॉल्वेंट में, क्यों प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है ना? कि जैसे जब अब अभी क्या है, सॉल्ट जो है वो आपके वाटर में डिसॉल्व है, पूरी अच्छी तरीके से डिसॉल्व है। मगर जब आपने वाटर जो क्या है हमारा सॉल्वेंट है वो कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दीज सॉल्ट एक्सीड देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इनके जो आने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड एक्सीड कर जाएगी, और उससे क्या होगा? ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे जो सॉल्ट डिजोल्व थे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमने बात करी थी टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बॉयल किया तो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपकी कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट, जो आपके सॉल्ट डिजोल्व थे, वो सॉल्ट कैसे वहां पर स्लज कैसे बना लिया उन्होंने? स्लज कैसे बना लिया कि जब हम कंटिन्यूसली फॉर बॉइलिंग द वाटर, तो क्या हो जाएगा कि उनका जो आनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाएगी। जब एक्सीड कर जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देगा। और ये स्लज जो होता है, इट इज अ सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट formed within a boiler. These are formed by substances which have greater solubility in hot water. जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सब क्या है? वो बहुत ज्यादा ही वाटर में क्या है? सॉल्युबल है, अच्छे से सॉल्युबल है हॉट वाटर में। अब अगर कंटिन्यूसली फिर बॉइलिंग द वाटर, तो एक समय वाले पे क्या होगा? वो सॉल्वेंट कम होता जाएगा, ये और ये क्या एक्सीड
इनका जो आनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है इन सॉल्ट्स की वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाएगी और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और एक फिल्म बन जाएगी और ऊपर ये फ्लोट करेंगे, है ना। और ये कहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, मेनली जहाँ पे कोल्डर पोर्शन होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये जो आपके सॉल्ट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये हॉट वाटर में अच्छे से सॉल्युबल है। तो बॉयलर में जहां पर भी जो कोल्डर पार्ट होगा तो ये वहां पर ये कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, या जहां पर जो फ्लो होगा, जहां पर वाटर का बहुत ही धीरे धीरे होगा, वहां पर ये कलेक्ट हो जाएंगे। मगर वी कैन इजिली रिमूव विद वायर ब्रश, वी कैन, है ना, इजिली रिमूव द स्लज विद द वायर ब्रश। दिस इज स्लज। तो स्लज का मतलब समझ में आया है कि नहीं आया बच्चों? हेलो, एक बार और रिपीट कर दीजिए मैम। स्लज मैंने बताया आप लोगों को, जैसे जो सॉल्ट डिजोल्व हैं, कौन से, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सब वाटर में अच्छे से डिजोल्व है ना, बहुत अच्छे से पहले से ही डिजोल्व है। अब क्या हुआ, कि जब ये अच्छे से डिजोल्व थे, मगर हम जब बॉयलर में जब वाटर, उसको हम लगातार क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल करने से क्या होगा, एक समय पर इन सॉल्ट्स के आर्निंग प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाएगी। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि कोई चीज क्यों प्रेसिपिटेट आउट होती है, जब उसकी आर्निक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाएगी तो वो प्रेसिपिटेट हो बन जाएगा। तो वहां पर भी कि जब आप इसे, अब वाटर ही है सपोज, तो उसमें आप लगातार ये शुगर डिजोल्व कर रहे हो, एक समय आने पर वो शुगर डिजोल्व नहीं होती ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, फिर डिजोल्व नहीं होगी। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको आप हीट करोगे या आप फिर से वाटर उसमें और डालोगे, तभी आपका वो उसमें डिजोल्व होगी। तो इसी तरीके से जो भी हमारे सॉल्ट है ये डिजोल्व है वाटर में अच्छे से, मगर जब आप लगातार बॉईल कर रहे हो तो इनका आर्निक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर गई, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए, इनका प्रेसिपिटेट आ गया। वो कैसे प्रेसिपिटेट आउट हुए, कैसे बाहर आ गए, स्लज के फॉर्म में। और स्लज क्या है, वो सॉफ्ट लूज एंड स्लेबी प्रेसिपिटेट होता है। ये बॉयलर के ऊपर ही वहां पर फ्लोट करता रहता है, या जहां पर मैंने कहा कि ये जो सॉल्ट है ये हॉट वाटर में अच्छे से सॉल्युबल है, तो बॉयलर में जहां भी पोर्शन जहां पर क्या है, थोड़ा पानी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा है, तो ये वहां जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे, या जहां पर बॉयलर में जहां पर फ्लो रेट कम है वाटर का, वहां पर जाकर के ये कलेक्ट हो जाएंगे। बट दिस कैन बी इजिली रिमूव, क्योंकि ये चिपक नहीं जाता है, एडहेयर नहीं हो जाता है। जबकि स्केल्स में क्या होता है, वो ये एडहेयर हो जाता है, वो चिपक जाता है, आपकी जो वॉल्स होती है ना बॉयलर में, उस पर वो चिपक जाएगा, तो उसको आपको क्लीन करना मुश्किल होता है। स्लजेस फिर भी वी कैन बी इजिली रिमूव्ड विद द वायर ब्रश। अभी समझ में आया स्लज क्या बताया मैंने? यस मैम। हाँ। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसपे डिसएडवांटेजेस स्लजेस की तो भाई है ही, अगर स्लज ज्यादा रहेगा तो क्या है, इट इज being poor conductor of heat. Sludges tend to waste a portion of heat generated and thus decrease the efficiency of boiler. बॉयलर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो हीट को ही कंज्यूम कर लेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। और इसके अलावा एक्सेसिव स्लज फॉर्मेशन डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द बॉयलर, it settles in the region of poor water circulation such as pipe connections, plug opening, gauge, glass connection, है ना, thereby causing even cooking of the, sorry, choking of the pipes. तो इससे क्या हो जाएगा कि जहां जहां पर भी आपका वाटर का सर्कुलेशन थोड़ा ही कम है, जैसे जहाँ पे पाइप्स है, अब आपका ये जो बॉयलर है, बॉयलर से क्या लगेंगे, पाइप्स लगे होंगे, तो जहाँ पे पाइप है वहां पर ये जाकर के वहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी बताया कि जहां पर थोड़ा ही वाटर ठंडा है हुआ, या जहां पर भी फ्लो धीरे हुआ, वहां पर ये आ जाएंगे, तो ये प्लग ओपनिंग में जमा हो जाते हैं, है ना, पाइप कनेक्शन जहां पर करे जाते हैं वहां जमा हो जाते हैं, और पाइप्स को फिर चोक कर देते हैं। भाई आप बॉयलर से तो चलिए आप रिमूव कर लेंगे, मगर पाइप्स में अगर ये स्लज ज्यादा बन गए तो आप कैसे रिमूव कर पाओगे, तो दिक्कत होती है ना। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें बॉयलर में जो भी इम्प्योरिटी है वो डिजोल्व की डिजोल्व बनी रहे, स्लज या स्केल्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड आउट ना हो।
इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बॉयलर में स्लज और स्केल्स ना बने तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ा रहे मैम। तो क्या करना पड़ेगा, अभी इतना पूरा पढ़ा चुके हैं, कैल्विन कंडीशनिंग पढ़ाई थी, कैल्विन मेथड पढ़ाया था बॉयलर फीड वाटर का। स्टूडेंट्स आर यू लिस्निंग? यस मैम। हाँ, तो अभी इतना सब मैंने पढ़ा दिया बॉयलर फीड वाटर में कि क्या करते हैं हम लोग, ना तो हम लोग आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड लगाते हैं, ना जियोलाइट मेथड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे कैल्विन मेथड से पानी को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। कैल्विन मेथड क्या था, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, अभी ये पढ़ाया था, भूल गए हैं, पढ़ नहीं रहे आप लोग बिल्कुल भी? ये कैल्विन कंडीशनिंग पढ़ाई थी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट की, कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल देंगे वाटर में, फिर ये क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था ना कि सोडियम अलग हो गया और बाकी जो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट अलग हो गया, और फिर इसमें क्या हो गया, जो भी कैल्शियम है या मैग्नीशियम आपके वाटर में है, वहां पे क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम और सोडियम आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ये पूरा रिएक्शन बेटा पढ़ा दिया ना मैंने, अभी नहीं याद हुआ है क्या आप लोगों को? ये पढ़ाया था कैल्विन कंडीशनिंग। यस मैम। स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, क्योंकि मैं आप लोगों का फेस नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि भी आप लोगों का क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो पूछिए आप लोग भाई। कैल्विन कंडीशनिंग पढ़ाई थी, कुछ याद है? कुछ याद है स्टूडेंट्स? यस मैम। क्या मैम होता इसमें कैल्शियम जो होता था वो सोडियम को रिप्लेस कर देता था। हाँ, और क्या लास्ट में क्या बनता है प्रोडक्ट, लास्ट में क्या बनता है? सर सॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाता है जो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। हाँ, लास्ट में क्या हो गया, ये आपका जैसे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, उसमें से सारा सोडियम रिप्लेस हो गया और इसकी जगह पर कौन आ गया, कैल्शियम आ गया या मैग्नीशियम आ गया, जो भी वहां वाटर में होगा वो आ गया। एक तरीके से उसने कैल्शियम मैग्नीशियम को ट्रैप कर लिया, क्योंकि यही हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। और तब ये ट्रैप हो गया, और ये जो होता है कैल्शियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो यहाँ पर बन गया, इट इज हाईली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन वाटर, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है, तो आप जितना भी आप हीट करोगे, है ना, तो ये सॉल्युबल का सॉल्युबल रहेगा। मेन क्या है, स्लज और स्केल्स क्यों बन रहे हैं, कि मैंने बताया कि जो आपके, अगर आपके वाटर में कैल्शियम बायकार्बोनेट की सपोज कर ये हार्डनेस थी, तो कैल्शियम बायकार्बोनेट क्या हो जाता है, रुको मैं ये बोर्ड विजिबल है तुम लोगों को, ये बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है। मैंने क्या बताया था कि जैसे सपोज करिए आपके वाटर में क्या है, कैल्शियम बायकार्बोनेट है, ठीक है, ये आपके वाटर में है। ये क्या करता है, ये टेम्पररी हार्डनेस के लिए करता है कि परमानेंट हार्डनेस है ये? कैल्शियम बायकार्बोनेट हार्डनेस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब अगर हमने हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या चेंज हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे डिपॉजिट हो गया, जम गया, है ना। तो वही जैसे वहां पर स्केलिंग हो जाएगी, जो आपका बॉयलर है उस पर स्केल्स बन जाएंगे, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेटा आप लोग ये सोचिए कि हम टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कि अब हर सिस्टम पे, कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे ला के रखा, ये लैपटॉप भी रखा, क्योंकि आप लोग तो समझो तो सही। अब बिल्कुल अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा,
सारे टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये भी टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बन सकता है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। ये दोनों ही जो होते हैं ये नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं बॉयलर में, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस है, ठीक है। तो अब ये तो इसके बारे में हो गया। इसके अलावा क्या है, ये तो टेम्पररी हार्डनेस कर रहे थे, मगर जो हमारे वाटर में जैसे कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जो ऑलरेडी बहुत डिजोल्व थे, ये तो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, ये अच्छे से डिजोल्व रहते हैं वाटर में और बॉइलिंग करने से प्रेसिपिटेट आउट भी नहीं होते, मगर फिर भी ये स्लज का फॉर्मेशन एक टाइम पर करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं, जब आप लगातार वाटर को बॉईल कर रहे हो तो कैल्शियम क्लोराइड किसी और में चेंज नहीं होता, वो कैल्शियम क्लोराइड ही है। मगर जब आपने इतना ज्यादा वाटर को बॉईल कर दिया तो क्या हो गया कि वो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट था इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड कर गया और ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड ही रहा, मैग्नीशियम सल्फेट ही रहा, मगर ये ऊपर फ्लोट करने लगा, या जहां पर भी ठंडे जगह थी वहां पर जाकर के कलेक्ट होने लग गया। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा स्लज बना देगा। ये क्या बना देंगे, स्केल्स बना देंगे। तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा बॉयलर है वो क्या हो जाएगा, उसमें स्लज और स्केल बनने की वजह से वो एक समय पर वो ब्लास्ट भी कर सकता है ना, क्योंकि अगर वो लगातार कुछ चीज अंदर डिपॉजिट हो रही है तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट भी कर सकता है बॉयलर। तो इस वजह से हम लोगों को जो बॉयलर में जो वाटर डालना पड़ता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है कि जो वाटर है बॉयलर में उसको में स्लज और स्केल्स का फॉर्मेशन ना हो, तो हमें उस वाटर को ट्रीट करना पड़ता। अब ट्रीटमेंट के लिए अगर हम लोगों ने जियोलाइट मेथड अगर करा या आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड लगा दिया, तो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड में आपने देखा कि 3 कंपार्टमेंट्स लगते हैं उसमें। पहला कंपार्टमेंट किसके लिए होता है, कैटायन एक्सचेंजर के लिए होता है, दूसरा किसके लिए होता है, आयन एक्सचेंजर के लिए होता है, और थर्ड किसके लिए होता है, डीगैसिफायर के लिए होता है। वो बहुत बड़ा प्लांट होता है, फिर उसके लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो आप एक बॉयलर के लिए इतना बड़ा आप नहीं लगा सकते हैं चीजें, है ना, तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बॉयलर में जो वाटर है उससे ना तो हमें कपड़े धोने हैं, ना उससे हमें खाना बनाना है, ना उसको हमें पीना है ना, हमें तो क्या करना है, उससे स्टीम हमें मिलनी है, स्टीम जनरेट करनी है, या कूलिंग के लिए काम आ रहा है वहां पर। तो इसलिए सबसे सिंपल जो तरीका होता है, इस बॉयलर्स में हम क्या करते थे, डाल देते हैं क्या, कैल्विन। कैल्विन क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हमने डाल दिया। अब सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या करेगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अपने में ट्रैप कर लेगा। आपने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या चला गया, कैल्शियम मैग्नीशियम ट्रैप हो गया एक तरीके से। मेन हार्डनेस प्रोड्यूस कौन करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम करते हैं या, और हमारे आयरन है, एल्यूमिनियम भी करते हैं, तो मेन कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्डनेस। तो कैल्विन ने सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट उसको क्या करा, अपने में ट्रैप कर लिया कि अब तुम बाहर नहीं निकलोगे, हमारे पास ही रहोगे, साथ ही रहोगे और सॉल्युबल रहोगे। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हेक्सामेटाफॉस्फेट बनेंगे वो हाईली सॉल्युबल बन रहेंगे, हाईली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रहेगा और पानी में सॉल्युबल रहेगा। तो हम जितना भी वाटर को बॉईल करें, कुछ भी करें, तो हमारे पास लार्जर स्केल्स नहीं बनेंगे। तो ये सबसे चीपेस्ट आपका तरीका है कि आप या किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बॉयलर है वहां पर उसको ट्रीट करना है, तो आप वहां जाके आइडिया दे दो कि हम आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड से ट्रीट करेंगे, तो वहां तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा ना। तो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, बेटा बहुत ध्यान से तुम लोग पढ़ो भाई, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों की ना, तुम लोग भी उस चीज को जरा ध्यान से दो, ठीक है। बात समझ में आ गई है? यस मैम। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसको तुरंत पूछो। तो ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कैल्विन की, है ना। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था
ये सब चीजें, और स्लज स्केल्स के बारे में पढ़ लिया था, और डिसएडवांटेज भी पढ़ लिया। और स्केल्स स्केल्स के बारे में जब मैं बात कर रही थी अभी कि स्केल्स क्या है, स्केल्स आर हार्ड डिपॉजिट्स firmly sticking to the inner surface of the boiler। ये क्या है, स्टिकिंग टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर, बॉयलर में जब स्टिक कर जाता है ना, इसके स्लैश तो ऊपर आपके फ्लोट करेंगे, स्केल्स चिपक जाएंगे। दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव, क्योंकि क्या है, एडियरिंग है, चिपक गए हैं, इवन विद द हैमर एंड सीजल एंड द मेन सोर्स ऑफ बॉयलर ट्रबल। तो इवन हैमर, क्योंकि इतना स्केल जब जम जाते हैं बच्चों, तो उसको आप हैमर से भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है मैंने बताया ही आपको कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और वो डिपॉजिट हो गया है ना। या कैल्शियम कार्बोनेट फिर से फर्दर H2O से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, वो भी डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से ये सब यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, ये तो इसके बारे में हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिपॉजिट हो गए। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट भी डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन वाटर, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो नीचे जमता चला जाएगा, and consequently calcium sulfate gets precipitated as hard scale on the hotter part of the boiler। hotter part में क्यों, क्योंकि आपको जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर वो जमना शुरू हो जाएगा। This type of scales causes trouble in high pressure boilers। तो वहां पर ये बहुत प्रॉब्लम करेगा हाई प्रेशर बॉयलर्स पे, जहां पर भी आपका हॉटर पार्ट होगा वही वहां जम जाएगा। तो अभी आपने वहां देखा कि स्लजेस कहाँ जमते थे, जहां पर आपके कूलर पार्ट होता था, जबकि कैल्शियम सल्फेट कहाँ पर जम जाएगा, जहां पर ये आपका हॉटर पार्ट होगा। ये था। इसके अलावा आपसे मैंने बताया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किससे निकल जाते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर आपके वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड डिजोल्व है, तो dissolved magnesium salts get hydrolyzed at high temperature inside the boiler, forming magnesium hydroxide precipitate। मैग्नीशियम क्लोराइड आपके वाटर में था, वो H2O से रिएक्ट करके उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होता, वो नीचे ही बैठेगा, चाहे इस तरीके से बैठे, चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ले, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिर यहाँ पर नीचे बैठ गया। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिलिका, even SiO2, even if present in small amount, may deposit as calcium silicate and magnesium silicate, CaSiO3 and MgSiO3। These deposits adhere very firmly on the inner walls of the boiler surface। तो अगर सिलिका SiO2 भी अगर है वाटर में, तो वो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर के इनर वॉल में बॉयलर के बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है, and that will be harmful for the boiler। डिसएडवांटेज तो आपने अभी मैंने बता ही दिया सब चीजें आप लोगों को, कि वेस्ट ऑफ फ्यूल तो होगा ही होगा, है ना, लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी है, डिक्रीज ऑफ डिफिशियंसी हो जाएगी, और डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, सबसे बड़ी बात एक्सप्लोड करने का सबसे बड़ा ये डेंजर होगा। ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये ट्रीटमेंट की जितनी भी बातें थी बच्चों, कि हाँ हार्डनेस क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, ये सभी हम लोगों ने इस चैप्टर में यहाँ पर ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, और सारे जितने मेथड से, कौन कौन से मेथड पढ़े हम लोगों ने, सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ा था बच्चों, बताओ जल्दी से। जियोलाइट, जियोलाइट मेथड पढ़ा, और आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड पढ़ा, एंड थर्ड वन इज, मैम बॉयलर थर्ड वन इज, हाँ कैल्विन मेथड है, इंटरनल कंडीशनिंग जिसे बोलते हैं। इंटरनल कंडीशन में सिर्फ डाल के हमें कुछ करना नहीं है, दिस इज कैल्विन मेथड, इंटरनल कंडीशनिंग फॉर द बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर मतलब बॉयलर में
जो वाटर फीड किया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई हमारी इसके लिए। और अब फोर्थ प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ जानते हैं क्या होता है? आरओ जानते हैं क्या होता है? यस मैम। क्या होता है आरओ? मैम ऑस्मोसिस में का अपोजिट होता है मैम। ऑस्मोसिस में जो वाटर होता है वो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है, बट रिवर्स ये क्या ऑस्मोसिस में चीज, मतलब क्या चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन और क्या चीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन? मैम जो वाटर होता है मैम वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर जरूरी है, वाटर ही हो गए, हम कुछ और नहीं सॉल्वेंट दे सकते हैं। ठीक है, मैम कोई भी आपको सॉल्वेंट दे सकते हैं क्योंकि हाँ सॉल्यूशन के हाँ, हिसाब से। अब आपको एक चीज पता है कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट विल गिव यू सोल्यूशन, ऐसे ही होता है। दिख रहा बच्चों, बोर्ड दिख रहा है हम लोगों को, यस मैम। यस है ना? मैम। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट विल गिव यू द सोल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अब वाटर है, वाटर प्लस शुगर विल गिव यू शुगर सोल्यूशन। ठीक है, वाटर प्लस शुगर विल गिव यू द शुगर सोल्यूशन, यही तो होगा, है ना? ये यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है, ये शुगर सोल्यूट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस क्या चीज है? ऑस्मोसिस क्या चीज है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो आप लोगों ने देखा होगा छोटे में भी और अभी भी, कि जैसे ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं, ड्राई ग्रेप्स जो किशमिश होते हैं, रेजिन्स होते हैं, है ना? उसको ये है, सपोज करो, और इसको अगर हमने वाटर में डाल दिया, ये जो आपका ड्राई ग्रेप्स था, रेजिन किशमिश जो था, तो वाटर में डाल दिया, कुछ समय बाद, टाइम बाद क्या होता है, वो रेजिन स्वेल कर जाता है, वो स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल कर गया? क्यों स्वेलिंग हो गई बच्चे? क्या हो गया यहाँ पर? मैम जो वाटर था वो उसकी अंदर चला गया, उसकी सरफेस को क्रॉस करके। तो यहाँ पर अगर हम सोल्यूट की बात करें, तो वाटर तो सॉल्वेंट है, ठीक है। सोल्यूट क्या चीज है यहाँ पर? सोल्यूट क्या चीज है यहाँ पर? सोल्यूट कौन है यहाँ पर? किशमिश कभी खाई है? रेजिन खाए हैं कभी? मीठे होते हैं। मैम जो भी रेजिन के अंदर सब्सटेंस या केमिकल्स होंगे वो सोल्यूट शुगर, होंगे। शुगर होंगे ना, है ना? शुगर ही तो होगा अंदर। आप यस मैम। ना शुगर होता है तो सोल्यूट क्या हो गया यहाँ पर? शुगर हो गया। तो यहाँ पर अब बाहर वाटर था और अंदर यहाँ पर वाटर भी थोड़ा बहुत होगा और शुगर होगा। तो आपका जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है? अंदर ज्यादा है सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, और बाहर यस सोल्यूट का मैम। कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है। यही तो बात है, सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है? बाहर ज्यादा है। या सोल्यूट कहाँ ज्यादा है? सोल्यूट अंदर ज्यादा है ना? तो अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट जो वाटर है, ये अंदर रेजिन के अंदर चला गया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये जो आपका जो रेजिन होता है बच्चों, उसके चारों तरफ है क्या है? मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर जाने दे, सभी चीजों को नहीं, कुछ सिलेक्टिव, है ना? परमिएबल मतलब हो गया कि जो हाँ हर चीज के लिए परमिएबल है, सबको अंदर अंदर बाहर जाने दे रहा। सेमी परमिएबल का मतलब ये हो गया कुछ सेलेक्टिव चीजों के लिए ही वो सिर्फ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर बाहर से अंदर मूव कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
solvent molecules from the lower concentration of solute. concentration किसका? solute का. जहां पर lower concentration है किसका? solute का. solute का जहां पर concentration lower होता है वहां से solvent move करता है जहां पर solute का concentration ज्यादा होता है. solute का concentration क्या है? हाई है. यहां पर क्या है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है. वाटर में क्या है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है और अंदर क्या है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है. तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगी? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जहां पर कम था वहां से जहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था मूव कर रहा है. कौन मूव कर रहा है? सॉल्वेंट मूव कर रहा है. ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन में ये चीज तो डिफाइन होनी चाहिए. मूव कौन कर रहा है? सोल्यूट मूव नहीं कर सकता. क्यों नहीं मूव कर सकता? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. तो सोल्यूट, आपको सोल्यूट तो मूव नहीं करेगा. मूव कौन करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा. और कहां से मूव करेगा? जहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा. फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट when the solvent molecule move through a semi permeable membrane, this will be known as osmosis. This will be known as osmosis. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस. बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस मैम. आई समझ में? ओके, बहुत अच्छी बात है. अब इतना समझ में आ गया. अभी ये आपको दिख रहा है, ये पिक्चर जो मैं शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? यस मैम. है ना? एक तो मुझे जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट्स का भेज देना, अटेंडेंस का. अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना. यहाँ पर क्या बता रहे हैं? डिसैलिनेशन. डिसैलिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसैलिनेशन? डिसैलिनेशन का मतलब क्या होगा? जिसमें से हम वाटर में से सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं. दैट इज नोन एज डिसैलिनेशन. तो डिसैलिनेशन के मेथड्स 3 हैं. थर्मल डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड द इलेक्ट्रोडायलिसिस. तो ये तो हमारे कोर्स में नहीं बच्चों. रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे कोर्स में, तो हम उसको हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब आइए ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या चीज है? मैंने बताया भी आपको. When two compartments containing solution of different concentration are separated by a semi-permeable membrane. 2 कंपार्टमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने किससे अलग कर रखा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. तो कौन मूव करेगा यहाँ पर? मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट का कि सोल्यूट का? मैम सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट का. हाँ, वेरी गुड. सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो स्लाइड है यहाँ पर सिर्फ लोअर कॉन्सेंट्रेशन वर्ड लिखा हुआ है. लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका? उसके लिए मैंने नीचे यहाँ पर देखो फिर से ऑफ सोल्यूट लिखा है, अलग से वर्ड लिखा है. इसी स्लाइड में मैंने अलग से वर्ड ऑफ सोल्यूट लिखा है, क्योंकि यही आपको कंफ्यूजन होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका? सॉल्वेंट का कि सोल्यूट का? सोल्यूट का. जहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड. अभी यहाँ पर भी देखो यही बताया गया है कि जो ग्रेप्स थे, ड्राई ग्रेप्स हैं, ये बाद में स्वेल हो गए हैं. तो क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर इसमें आ गए हैं. ठीक है, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर क्या है? ग्रेप्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या कह सकते हैं सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो पानी कहाँ से मूव करेगा? बाहर से अंदर. From the lower concentration to the higher concentration of solute is known as osmosis. तो ये osmosis होता है और इसका उल्टा कहलाता है reverse osmosis, right? अब हम लोग reverse osmosis नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे. इतना बच्चों पढ़ लो और
बहुत अच्छे से अब अपनी पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है? ओके क्लास, क्योंकि मेरी 12 o'clock से दूसरी भी क्लास है, तो आई एम लीविंग दिस क्लास, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप द ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.